इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास कोई प्रॉब्लम ना हो, और इस दुनिया की कोई भी ऐसी प्रॉब्लम भी नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो। लेकिन लोग अपने परेशानियों से निजात पाने के लिए जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेते हैं, और मात्र उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियाँ भी हमेशा के लिए तबाह हो जाती है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक महिला हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है बिहार प्रदेश की राजधानी पटना शहर की। पटना का एक थाना पड़ता है परसा बाज़ार। बात कर रहा हूँ मैं 24 अप्रैल की सुबह सुबह। दरअसल इसी परसा बाज़ार थाने में एक व्यक्ति जिसकी उम्र है लगभग 80 बरस, काफ़ी मायूसी हालत में पहुँचता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम राकेश चौधरी है और मैं तिरगनाडीह गाँव का रहने वाला हूँ। दरअसल मेरी बेटी गीता, जिसकी उम्र है लगभग 45 साल, पिछले एक सप्ताह से लापता है। राकेश जैसी ये सारी बातें कहता है, पुलिस पहले उसे तसल्ली से बिठाती है और कहती है कि जो भी मामला है साफ साफ बताओ। राकेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बेटी गीता 18 अप्रैल को शाम के वक्त जब घर से निकली थी, मुझसे बता करके गई थी कि मैं अपनी बेटी पूनम और दामाद रंजय से मिलने के लिए जा रही हूँ। पूनम जो कुसुमपुरम कॉलोनी में अपने पति के साथ रहती है, लेकिन एक बार जब मेरी बेटी घर से निकली, उसके बाद से दोबारा घर ही वापस नहीं आई। जब मैं उसके नंबर पर फ़ोन कर रहा हूँ तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ बता रहा है। इसीलिए मैं गीता को ढूंढते हुए पूनम के घर पे भी गया था, लेकिन उसके घर पे बाहर दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। प्लीज़ आप कैसे भी करके मेरी बेटी गीता को ढूंढ दीजिए। राकेश जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, पुलिस राकेश के ही तहरीर पे गीता की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद से पुलिस गीता को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस भी गीता को ढूंढते हुए सबसे पहले पूनम के घर पे जाती है। दरवाजे पे जब ताला देखती है, आस पड़ोस के लोगों से पूनम और उसके पति के बारे में पूछताछ करती है। पड़ोसी पुलिस वाले से कहते हैं कि साहब, पति और पत्नी 18 तारीख से ही दिखाई नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से पुलिस अब दोनों की हर जगहों पर ढूंढना शुरू कर देती है। इसके बावजूद भी जब पुलिस को गीता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है, अब पुलिस गीता को ढूंढने के लिए उसके मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पे गीता ने 18 अप्रैल को आखिरी बार बातचीत की थी। दरअसल गीता उस नंबर पर पिछले कई सालों से लगातार बातचीत करते आ रही थी। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी अरमान मियाँ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अरमान, जिसकी उम्र है लगभग 35 साल, जो जमसौर गांव का रहने वाला है। पुलिस को जैसे ही अरमान की डिटेल्स मिल जाती है, पुलिस अरमान के घर पर जाती है और उसे गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है और फिर अरमान से गीता के बारे में पूछताछ करती है। अरमान पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मुझे गीता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इस पर पुलिस अरमान को जवाब देते हुए कहती है कि 18 अप्रैल को गीता ने आखिरी बार तुमसे ही बात की थी, सच बताओ गीता कहाँ पे है। तब जाकर के अरमान पुलिस वालों से कहता है कि हाँ साहब, 18 अप्रैल को मेरा गीता से बातचीत तो हुआ था, लेकिन जब मैं उससे बातचीत कर रहा था, बातचीत के दौरान ही अचानक उसका मोबाइल बंद हो गया। लेकिन गीता बता रही थी कि वो इस वक्त अपनी बेटी और दामाद के पास है। मुझे सच में ही नहीं मालूम है कि गीता कहाँ पे है। हालांकि अरमान अपनी लाख सफाई देता है, लेकिन पुलिस उसके बातों पर यकीन नहीं करती है और उसे गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। पर बावजूद इसके गीता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम चलता है। पर पुलिस को इतना तो यकीन हो जाता है कि अब गीता के बारे में उसका दामाद रंजय और बेटी पूनम ही बता सकते हैं। इसीलिए पुलिस अब रंजय के साथ साथ उसकी पत्नी पूनम के भी मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। डिटेल्स को जब चेक करती है, पूनम के कॉल डिटेल्स में तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन रंजय के कॉल डिटेल्स में एक ऐसा नंबर मिल जाता है जिस पर रंजय ने भी 18 अप्रैल को आखिरी बार बातचीत किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकालती है तो मालूम चलता है कि वो नंबर किसी राजेश चौधरी के नाम पर रजिस्टर्ड है। राजेश, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल, जो खाजे कला गाँव का रहने वाला है। पुलिस को जब राजेश की डिटेल्स मिल जाती है, राजेश के घर पे जाती है और राजेश को भी गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुंच जाती है। और फिर पुलिस राजेश से रंजय और उसकी पत्नी पूनम के बारे में पूछताछ करती है। राजेश दोनों का पता बता देता है।
राजेश जैसे ही पता बता देता है, पुलिस उस पते पे जाती है और वहाँ से रंजय और उसकी पत्नी पूनम दोनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर पहुँच जाती है और फिर दोनों से गीता के बारे में पूछती है। इस पे रंजय और पूनम दोनों ही पुलिस को जवाब देते हैं कि साहब गीता अब इस दुनिया में नहीं है, दरअसल हमने गीता की हत्या कर दिया है। लेकिन रंजय जब अपने ही सास की हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। गीता जिसके पति का नाम है उमेश कांत, जो मूल रूप से जमसौर गांव का रहने वाला है। दरअसल उमेश कांत जो एक पैर से विकलांग है लेकिन सरकारी नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसे भी कमाता है। गीता और उमेश कांत का जब रिश्ता तय होता है, गीता के पिता उमेश कांत के बारे में सारी सच्चाई गीता से नहीं बताते हैं, बल्कि राकेश अपनी बेटी गीता से कहता है कि उमेश कांत सरकारी नौकरी करता है और ठीक ठाक पैसा भी कमाता है। इतनी सी बात जब गीता से बताता है, ये जानकर गीता भी एकदम से खुश हो जाती है। गीता जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी, लेकिन गीता जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है और पहली बार जब अपने पति उमेश कांत को देखती है तो उसके पैर को देखकर गीता के सारे सपने चकनाचूर हो जाता है। दरअसल गीता अपने साथ में अपने पति को लेकर के कई तरह के सपने भी जाती है, लेकिन गीता को जब मालूम चलता है कि उसका पति एक पैर से विकलांग है, अब चाह करके भी गीता कुछ भी नहीं कर पाती है और आखिरकार अपने मन को मार करके अपने पति के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, आखिरकार समय के अनुसार गीता 3 बच्चों के माँ भी बन जाती है, जिसमें 2 बेटियाँ और 1 बेटा है। इधर उमेश कांत के ही गांव का बचपन का उसका एक दोस्त है अरमान मियाँ, जिसके साथ काफ़ी गहरी दोस्ती होती है। इसीलिए अरमान भी अक्सर उमेश कांत के घर पे आते जाते रहता है। लेकिन अरमान जब उमेश कांत के घर पे जाता है तो उसकी पत्नी को भाभी कहकर के बुलाता है। चूँकि अरमान और गीता के बीच में देवर भाभी का रिश्ता होता है, इसीलिए दोनों अक्सर एक दूसरे से मजाक भी करते हैं। लेकिन हंसी मजाक करते करते आखिरकार शादी के 10 सालों के बाद अरमान और गीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार एक दिन वो भी समय आता है जब दोनों के बीच में संबंध भी बन जाता है। और एक बार जब इस तरह का रिश्ता कायम होता है, उसके बाद से कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी गीता के पति उमेश कांत को मालूम चल जाता है। उमेश को जब अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में मालूम चलता है, ये जान करके उमेश को काफ़ी बुरा लगता है। इसीलिए उमेश अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने की भी कोशिश करता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि लाख समझाने के बावजूद भी गीता अरमान को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है। उमेश अपनी बच्चों की दुहाई भी देकर के अपनी पत्नी को समझाता है, लेकिन गीता अपने पति की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। धीरे धीरे जब समय गुजरता है, समय के अनुसार उमेश के बच्चे जब बड़े होते हैं, आखिरकार उमेश के बेटे को एक शहर में बैंक में नौकरी लग जाती है और अपनी बेटी पूनम की शादी रंजय से कर देता है। रंजय जो खाजे कला गांव का रहने वाला है। पूनम की जब शादी हो जाती है, पूनम भी अपने पति के पास चली जाती है। लेकिन उसके बाद से उमेश अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर के अपने ससुराल में आकर रहने लगता है। दरअसल उमेश को लगता है कि जब तक अपने गांव में अपनी पत्नी के साथ रहेगी, गीता अरमान से मिलना जुलना बंद नहीं करेगी। उमेश अपनी पत्नी को लेकर ससुराल में तो आ जाता है, लेकिन बावजूद इसके गीता ना तो अरमान से मिलना जुलना बंद करती है और ना ही घर से बाहर निकलना बंद करती है। दरअसल गीता को जब भी मन करता है, खुद अरमान से मिलने के लिए उसके गांव में चली जाती है या फिर अरमान को अपने ही घर पे बुला लेती है, जिसकी वजह से अब उमेश को अपने ससुराल में भी काफ़ी हद तक बेइज्जती महसूस होने लगती है। लाख समझाने के बावजूद भी गीता जब अपने पति की बात नहीं मानती है, आखिरकार उमेश एक फ़ैसला लेता है और इसी कुसुमपुरम कॉलोनी में एक किराए का कमरा ले लेता है और वहाँ पे अकेले रहने लगता है। वहाँ पे उमेश अकेले रहने लगता है और इधर गीता अपने पिता के साथ रहने लगती है। लेकिन कुसुमपुरम कॉलोनी में जब उमेश अकेले रहने लगता है, उसकी बेटी पूनम को अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए पूनम अपने पति रंजय को लेकर के अपने पिता के पास आ जाती है। लेकिन इधर गीता जब अकेले रहने लगती है, अब उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है, बल्कि अब गीता एक खुले पंछी की तरह आज़ाद हो जाती है। उसका जब मन करता है तब जा कर के अरमान से मुलाकात कर लेती है। लेकिन हर महीने के पहली तारीख को अपने पति के पास जाती है। इधर उमेश को जो भी तनख्वाह मिलता है, सारा पैसा ले लेती है। कुछ पैसा अपने पे उड़ाती है और बाकी सारा पैसा अपने प्रेमी अरमान के ऊपर उड़ाने लगती है, जिस वजह से उमेश अब अपनी पत्नी से काफ़ी हद तक तंग आ जाता है। उमेश को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो अपनी पत्नी से पीछा कैसे छुड़ाए।
इसीलिए उमेश एक दिन इस बारे में अपने दामाद और बेटी पूनम से बातचीत करता है। जब गीता के चरित्र को लेकर अपनी बेटी और दामाद के सामने रखता है और सारी बातें बताता है, ये सुनने के बाद रंजय अपने ससुर को समझाते हुए कहता है कि अब आपके सामने मात्र एक ही रास्ता बचा है कि सासू माँ को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। रंजय जब अपने ही सास को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, इधर उमेश भी अपनी पत्नी से इस प्रकार से तंग आ चुका था कि आखिरकार अपने दामाद की बात मान लेता है। उसके बाद से उमेश, रंजय और पूनम ये तीनों मिलकर के गीता को इस दुनिया से हटाने के लिए एक प्लान तैयार करते हैं। दरअसल प्लान तो बन जाता है, लेकिन ये काम रंजय के अकेले बस का नहीं था। इसीलिए रंजय अपने इस प्लान में अपने दोस्त राजेश चौधरी को भी शामिल कर लेता है। राजेश जो रंजय के ही गांव का रहने वाला उसका बचपन का दोस्त है। हालांकि राजेश इसके लिए तैयार तो नहीं होता है, लेकिन रंजय राजेश को 20,000 रुपये का लालच देता है। राजेश भी पैसों की लालच में आ जाता है। उसके बाद से इसी षड्यंत्र के तहत 18 अप्रैल को शाम के वक्त खुद पूनम ही अपने माँ के नंबर पर फ़ोन करती है, उससे मीठी मीठी बातें करती है और कहती है कि आज शाम को घर पे आ जाओ, मैं आपका फेवरेट खाना बनाने वाली हूँ। शाम के वक्त जब अपने घर पे खाने के लिए बुलाती है, गीता भी आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचती है। शाम के वक्त जब अपने घर से निकलती है, अपने पिता से कह देती है कि मैं अपनी बेटी और दामाद के पास जा रही हूँ। करीब 7 बजे के आसपास गीता जब अपनी बेटी के घर पे पहुँचती है, उस वक्त पूनम के घर पे उसका पिता उमेश और पति रंजय ही केवल मौजूद थे। शाम के करीब 8 बजे के आसपास जब ये चारों एक साथ खाना खाने के लिए बैठते हैं, इधर पूनम अपने प्लान के तहत पहले ही अपने माँ के खाने में काफ़ी मात्रा में नींद की गोलियाँ मिला देती है। गीता जब उस खाने को खाती है, खाने के थोड़ी देर के बाद गहरी नींद में सो जाती है। गीता जब गहरी नींद में सो जाती है, उसके बाद से रंजय अपनी पत्नी और ससुर को लेकर अपने गांव में जाता है और वहीं पे छोड़ देता है और अपने ही गांव से अपने दोस्त राजेश को लेकर वापस अपने घर पे चला आता है। लेकिन राजेश को लेकर के रंजय जब रात्रि के करीब 11 बजे के आसपास अपने घर पे पहुंचता है, तब तक इधर गीता होश में आ चुकी थी। इधर गीता भी जब होश में आती है, उसे समझने में देर नहीं लगता है कि उसकी बेटी और दामाद ने उसके साथ धोखा किया है। इसीलिए गीता तुरंत ही फ़ोन उठाकर अपने प्रेमी अरमान के नंबर पर फ़ोन कर देती है और उससे बातचीत करने लगती है। लेकिन गीता जैसे ही इधर अरमान के नंबर पर फ़ोन करती है, तभी उसी वक्त ही रंजय अपने दोस्त राजेश को लेकर पहुंच जाता है। राजेश जब गीता को फ़ोन पर बात करते हुए देखता है, देखकर एकदम से डर जाता है और तुरंत ही जाकर के गीता के हाथ से मोबाइल छीन लेता है। सबसे पहले उसे बंद करता है और फिर उस मोबाइल को तोड़ देता है। उसके बाद से अपने दोस्त राजेश के साथ मिलकर के गीता की गला दबाकर हत्या कर देता है। गीता की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से अब गीता की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही घर के अंदर से एक तेज़धार हथियार को लाता है और गीता के शरीर को अलग अलग 15 हिस्सों में कर देता है और फिर उसके तमाम डेड बॉडीज़ को दोनों मिलकर के एक बोरी में पैक करते हैं। उसी रात को घर से निकलते हैं और इलाके के रेलवे लाइन के किनारे पहुंचते हैं और बगल के नाले में ले जाकर उस डेड बॉडी को फेंक देते हैं। उसके बाद से जब दोनों वापस अपने घर पे आते हैं, सुबह होने से पहले ही रंजय अपने घर के बाहर दरवाजे पे ताला लगा देता है और फिर अपने दोस्त राजेश को लेकर अपनी पत्नी और ससुर के पास चला जाता है। वाकई में रंजय जब ये पूरी बात पुलिस को बताता है, पुलिस फ़ौरन रंजय को लेकर के उसके बताए हुए जगह पर जाती है और उस नाले से गीता की डेड बॉडी को बरामद करती है। रंजय जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताता है, पुलिस रंजय के तहरीर पर उसके ससुर उमेश कांत को भी गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस जब इन चारों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अरमान को तो छोड़ देती है, लेकिन इन चारों को अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन सबको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं, जिनमें से एक का नाम है राजकुमार वर्मा। राजकुमार वर्मा जो गोंडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूवर हैं मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम की पत्नी का नाम है शहनमा खातून, जो जिला सहरसा बिहार प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे मेरे व्यूवर हैं रीता राजभर। रीता राजभर जो असम प्रदेश की रहने वाली हैं। चौथे मेरे व्यूवर हैं माजिद अंसारी। माजिद अंसारी जो सऊदी अरबिया में नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। लास्ट मेरे व्यूवर हैं अरीसा फातिमा। अरीसा फातिमा जो आसनसोल वेस्ट बंगाल की रहने वाली हैं। मैं अब तमाम व्यूवर्स को
तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।